यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। सिया अलसाई सी एक खिड़की के पास सर टिकाए बैठी हुई थी। उसे हमेशा ही ट्रेन का सफर उबाऊ लगता था, मगर क्या करे, जहां वह जा रही थी वहां तक ट्रेन से ही पहुंचा जा सकता था। उसने पहलू बदला और देखा कि उस डिब्बे में अब बस गिनती के ही यात्री बचे थे। ट्रेन काफी खाली हो चुकी थी। वो वापस खिड़की से टिक गई और अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। कॉलेज के समय से ही वह अपने परिवार से एक तरह से दूर हो गई थी। पहले हॉस्टल और अब ऑफिस। ऐसे में घर लौटना हमेशा ही रोमांचक होता था। उसे बेहद खुशी मिलती थी, पर इस बार उसके घर लौटने की वजह कम से कम कोई खुशी की तो हरगिज भी नहीं थी। कुछ सोचते हुए उसे एक हल्का सा धक्का लगा और वह अपने विचारों में अपनी बात सोचने लगी से बाहर आ गई। उसने सर उठाया तो देखा बाहर कोई सा स्टेशन था। ट्रेन रुक गई थी। माहौल में गुलाबी ठंडक थी और बाहर कहीं स्टेशन पर उबलती हुई चाय की ललचाती खुशबू खुली खिड़की से अंदर आ रही थी। वो चाय के बारे में सोचती हुई अंगड़ाई लेती उठ खड़ी हुई। बेटा, वह बड़ी ही थी जब किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। सिया पलटी तो देखा कि वह काफी देर से उसकी सामने वाली सीट पर बैठी बुजुर्ग महिला ही थी। जब से आई थी ऊंघ ही रही थी, अभी जागी थी शायद। जी कहिए, सिया अदब से बोली। अगर उतर रही हो तो मेरे लिए एक चाय ला दोगी? मेरे हस्बैंड गए हैं प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं उन्हें बोलना भूल गई। वही बुजुर्ग महिला थोड़े संकोच से बोली। श्योर आंटी, मैं लाती हूं, सिया मुस्कुराते हुए बोली और बाहर को चल दी। वह एक छोटा सा स्टेशन था, जैसा कि उस रूट पर पड़ने वाले सभी स्टेशन थे। मामूली भीड़ थी वहां। वह एक चाय की दुकान पर गई और 2 चाय का ऑर्डर दे दिया। वह एक लंबी छरहरी सी युवती थी। उसका पहनावा वगैरह काफी सलीका और आधुनिकता लिए हुए था। उस वक्त भी इसने डेनिम जीन्स के साथ एक ब्रांडेड जैकेट पहन रखा था। बाल एक पोनीटेल की शक्ल में बंधे हुए थे। वो खड़ी ही थी जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। उसके कलीग अर्पित का फोन था। हाय। बोलो, पहुंच गई? अरे कहाँ यार, ये रोतली ट्रेन टाइम पर होती तो अब तक घर पहुंचे 2 घंटे हुए होते मुझे। चाय की दुकान पर खड़ी खड़ी वो बातें करने लगी। बाप रे, इतनी लेट, कब तक पहुंच जाओगी? 1.5 घंटे और लगेंगे अगर ये ट्रेन और लेट नहीं हुई। ओहो, घर पर सब कैसे हैं? किसी वजह से इस बार अर्पित की आवाज थोड़ी दबी हुई थी। सिया भी कुछ देर खामोश रही। चाय वाले ने उसकी तरफ 2 भांप उड़ाते चाय के कप बढ़ा दिए। उसने पैसे दिए और उन्हें दोनों हाथों में ले लिया। मोबाइल अब उसके कंधे और सर के बीच दबा हुआ था। वो बातें करती हुई वापस ट्रेन की तरफ चल दी। कैसे होंगे अर्पित? वैसे ही है, वरना यहां आते ही क्यों? सिया थोड़ी मायूसी से बोली। सच में यार, बहुत गलत हुआ, पर वो ना बहुत स्ट्रांग है। वक्त लगेगा, पर मैं जानती हूं वो इन सब से बाहर आ जाएगी। बोलती हुई वो ट्रेन में आ चुकी थी। हाँ, सब ठीक हो जाए जल्दी ही। अच्छा, तुमने घर पर बता दिया कि तुम आ रही हो? अरे नहीं यार, सरप्राइज है सबके लिए। मैं कब से कुछ बताकर घर जाने लगी। इतने दिनों से सब परेशान है, खुश हो जाएंगे मुझे इस तरह सामने पाकर। सिया अब अपनी सीट तक आ गई। उसने सामने बैठी सुधा आंटी को चाय का एक कप दे दिया और अपना कप लिए अपनी सीट पर बैठ गई। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क स्लो है यहाँ। ओके ओके, बाय। सिया ने कॉल कट की और मोबाइल बैग के हवाले किया और चाय की चुस्कियां लेने लगी। ट्रेन चल पड़ी और बाहर के दृश्य पीछे खिसकने लगे। इतने में टहलता हुआ एक अधागंजा बुजुर्ग वहां आया और सुधा आंटी के बगल में बैठ गया। फिर अपना मोबाइल निकाला और उसमें गुम हो गया। ही जरूर सुधा आंटी के पति होंगे। सुधा आंटी, जो अपनी चाय खत्म कर चुकी थी, अब सिया को बड़े स्नेह भाव से देख रही थी। कहाँ जा रही हो बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। सिया ने अपने स्टेशन का नाम बताया और सामने बैठे उस दंपति ने चौंक कर एक दूसरे को फिर सिया को देखा।
दोनों के मुंह खुले हुए थे और चेहरे पर गहरी दहशत के भाव थे, मानो सामने बैठी इस लड़की ने किसी प्लेटफॉर्म का नहीं बल्कि किसी भूत का नाम ले लिया हो। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है? सिया हड़बड़ाई हुई सी बोली। सुधा आंटी उठी और सिया के पास जाकर बैठ गई। उनके चेहरे पर अब भी डर दिख रहा था। उन्होंने आंखें चौड़ी की और कहा, पर वहां क्यों जा रही हो तुम? क्या मतलब? वहीं जाना है मुझे। और क्यों? पर वहां कोई नहीं जाता, कोई भी नहीं। सुधा आंटी उसी दहशत से फुसफुसाई। क्या? क्या मतलब कोई नहीं जाता? रात के वक्त कोई नहीं जाता वहां, दिन में जा सकते हैं। इस बार जवाब सामने बैठे सुधा आंटी के पति ने दिया। वो तो हुआ, पर ऐसा क्यों? रात में जाने से क्या दिक्कत है? सिया अब थोड़ी परेशानी से बोली। इस बुजुर्ग दंपति का ये अजीब सा व्यवहार उसे खटक रहा था। वही तो मैं कह रही हूं बेटा, वहां रात में कोई नहीं जाता, और अगर कोई गया तो वो लौट कर वापस नहीं आता। सुधा आंटी ने अपनी बात एक दहशत भरी फुसफुसाहट में खत्म की। सिया थोड़ा डर गई। आप मुझे डरा रही हैं? बात डरावनी ही है बेटा। वहां कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो लौटकर नहीं आता। इसलिए पता नहीं कि उस स्टेशन पर है क्या, पर कुछ तो है ना जो कि वहां जाने वाला लौटता नहीं। अरे पर ऐसा कहाँ होता है? यहां ऐसा ही है, वो भी कई सालों से होता आ रहा है। हम बगल वाले कस्बे से ही है, इसीलिए जानते हैं, तभी कह रही हूं। रात के वक्त वहां मत जाओ। अरे पर घर तो मुझे जाना ही होगा ना। यह सुनकर सुधा आंटी सोच में पड़ गई। तुम ऐसा करो बेटा, उस स्टेशन से एक स्टेशन पहले हमारा स्टेशन पड़ेगा, हम वहीं उतरेंगे। तुम ना चलो हमारे साथ हमारे घर, हम तुम्हें दिन में वापस छोड़ देंगे। दिन में तुम जा सकती हो, तब कोई दिक्कत नहीं, सुधा आंटी बोली। यह सुनकर अचानक सिया के मन में डर की जगह शक जाग उठा। ऐसा तो नहीं कि ये दोनों खामखा उस स्टेशन के नाम पर उसे डरा रहे हो? कहीं ये दोनों उसे अपने घर ले जाने की कोई चाल तो नहीं चल रहे? क्या पता ये वो ना हो जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। उसे अचानक हॉरर फिल्मों की याद आ गई, जब फिल्म के किरदार कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें कर बैठते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब वो किसी का भी भरोसा कर लेते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। कोई भी उसे यूं बहका नहीं सकता। कोई बात नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप टेंशन मत लो, सिया आराम से बोली और खिड़की के बाहर देखने लगी। ट्रेन चली जा रही थी और तेज हवाएं उसके चेहरे पर आते बालों को उड़ा रही थी। यह सुनकर बगल में बैठी सुधा आंटी का चेहरा उतर गया। मेरा यकीन करो बेटा, वो स्टेशन शापित है, उन्होंने फिर समझाने। अरे पीछा छोड़ो ना आंटी, पता नहीं कौन से सीक्रेट हॉरर सीरियल स्टोरी सुना रही हो। सिया बहुत धीमे से बुदबुदाई। अरे पर अब बस भी करो, अचानक सख्त स्वर में सामने की सीट पर बैठे सुधा आंटी के पति ने कहा। सिया का यूं हर बात को हवा में उड़ा देना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अरे क्या मतलब बस करो? कैसे वहां किसी को भी जाने दोगे तुम? जानते समझते, वो भी अपने सामने, हमारे साथ जो हुआ उसके बाद भी। बोलते हुए सुधा आंटी की आवाज भर्रा गई। सिया को अब पक्का लगने लगा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। सुधा आंटी उसे इतना रोक क्यों रही थी? कहीं सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो किस किस को रोकोगी तुम? हां? उनके पति शर्मा जी उसी सख्त स्वर में बोले। आजकल के युवा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख क्या जाते हैं, क्यों सुनेंगे किसी की? वो खिड़की की तरफ देखते हुए बड़बड़ाए। सिया को यह व्यक्तिगत टिप्पणी बुरी लग गई। ओफो, बस कीजिए आप दोनों, आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद रख सकती हूं, बच्ची नहीं हूं। बोलकर वो फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। सुधा आंटी के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो और बातें करना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, मगर अपने पति और सिया दोनों के रवैये को देखकर मन मसोसकर चुप हो गई। आगे का सफर खामोशी में बीतता गया। 10:15 बज रहे थे जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। बाहर अंधेरा था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो भी एक छोटा मोटा सा स्टेशन ही था। सिया ने गौर किया कि सुधा आंटी अब अकेली थी, उनके पति कहीं नहीं दिखे और वो बार बार बेचैनी से सिया की ओर देख रही थी। फिर वो खड़ी हुई और अपना बैग कंधे पर टांग लिया। एक ही बेटा था हमारा, शहर से घर लौट रहा था जब गलती से उस स्टेशन पर उतर गया और
उनकी आंखें आंसुओं से चमकने लगीं, मगर वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। तभी शर्मा जी आ गए, जो शायद सूटकेस और बाकी का सामान बाहर रखने गए थे। अरे जल्दी चलो, ट्रेन यहां ज्यादा देर नहीं रुकती। और वो बुजुर्ग दंपति वहां से चल दिए, एक आखिरी बार सिया को देखकर। ओह, तो ये इनका स्टेशन था। मतलब अगला मेरा होगा। बस अब जल्दी से घर पहुंच जाऊं, सिया ने सोचा। ट्रेन फिर चल दी, लेकिन अब उसके मन में उथल पुथल शुरू हो गई। सुधा आंटी की कही हुई बातों को सोचकर उसे डर लगने लगा। वो स्टेशन श्रापित है। क्या ये सच था, या फिर वो उसे यूं ही डरा रही थी? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूं? और कैसे एक अनजान जगह पर किसी अजनबी का भरोसा कर लूं? सब ठीक होगा, उसने खुद को समझाया। लगभग 11:30 बजे चींटी की चाल से चलती हुई ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। फाइनली, कहते हुए सिया ने अपना सूटकेस उठा लिया और बैग एक कंधे पर टांग लिया। उसका स्टेशन आ चुका था, वही स्टेशन जहां उतरने से सुधा आंटी उसे बार बार मना कर रही थी। घर आने की अपनी ही खुशी होती है। सिया जल्दी से ट्रेन से उतरी। वो अब जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना चाहती थी। ट्रेन बस 5 मिनट रुकी और फिर आगे बढ़ गई। सिया अपना सामान थामे पलटी, और ये क्या, उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस स्टेशन पर वह अकेली उतरी थी। उसने हर तरफ देखा। वो एक छोटा सा कम रोशनी वाला और बेहद मनहूस और वीरान सा स्टेशन था। वो पहले तो जड़ होकर खड़ी रही और चारों ओर देखने लगी। यात्रियों की बात तो दूर, वहां कोई रेलवे स्टाफ, कोई चाय स्नैक्स वाला या फिर कोई भिखारी तक नहीं दिख रहा था, जो कि हर स्टेशन पर आम तौर पर दिख ही जाते हैं। स्टेशन था या कब्रिस्तान? एक चिड़िया का बच्चा तक नहीं। कोई नहीं, छोटी सी जगह है, बरम पड़ा, आबादी कम है, और फिर रात भी तो बहुत हो चुकी है। वो खुद को समझाने लगी और आगे बढ़ी। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे गेट मिल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने को हुई, अरे अब ये क्या, ये गेट किसने बंद कर दिया? वो बुरी तरह बौखला गई। कोई स्टेशन के बाहरी द्वार को भला क्यों बंद करेगा? अब उसे सच में डर लगने लगा था। वो वापस प्लेटफॉर्म पर आई, हर तरफ देखा। धुंध अचानक ही बढ़ने लगी थी। माहौल में एक ऐसी ठंडक घुलती जा रही थी जो इस मौसम की सर्दी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। और वो स्टेशन इतना वीरान कि मानो सदियों से वहां कोई आया ही नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी ट्रेन रुकी थी यहां। उसके जहन में सवाल उठते जा रहे थे। वो सोचते सोचते स्टेशन मास्टर का ऑफिस ढूंढने लगी। कुछ देर बाद वो उसे मिल गया, मगर ये देखकर उसका दिल और डूब गया कि वो ऑफिस भी खाली था। हालात देखकर लगता था अगर वहां स्टेशन मास्टर मिल भी जाते तो ज्यादा हैरानी होती, क्योंकि उस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर जैसे मनहूसियत बसी हुई थी। सिया प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर सोचने लगी, क्या सुधा आंटी सच कह रही थी? क्या ये स्टेशन वाकई में श्रापित था? क्या वाकई यहां जो भी आता है वो फिर कभी लौट कर नहीं जाता? अब उसे लगने लगा था कि उसने हॉरर फिल्म के किसी बेवकूफ किरदार जैसा काम कर दिया है, जो सब चेतावनियों को नजरअंदाज करता है। भाड़ में गया सरप्राइज, मैं घर कॉल करके मदद बुलाती हूं। सोचते हुए उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कॉल करने लगी। और तभी स्टेशन पर लगी बड़ी सी घड़ी ने 12 बजाए। घंटे की तेज गूंजती आवाज सुनकर सिया बुरी तरह चौंक गई। मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। उसने ऊपर देखा, घड़ी के ठीक नीचे कोई खड़ा था। कौन? अभी तो वहां कोई नहीं था। ये अचानक कौन प्रकट हो गया? वो जो कोई भी था, वो धुंध में सिर्फ एक स्थिर परछाई की तरह दिख रहा था, और कुछ डरावना भी। पहले सिया ने उससे बात करने या मदद मांगने का सोचा,
लेकिन तुरंत अपना इरादा बदल दिया। कुछ तो अजीब था उसमें। जैसे ही वह पलटी, उसे अपने पीछे भी वैसे ही कुछ लोग खड़े दिखे, बिल्कुल चुप, धुंध में छिपे। लेकिन ये सब आ कहाँ से रहे थे? आते हुए। ये क्या? हवा में से प्रकट हो रहे थे। कुछ ही पलों में छायाओं से, अंधेरे कोनों से, खंभों और बेंचों के पीछे से और भी कई जगह से अजीब और अस्पष्ट आकृतियां प्रकट होने लगी। खींचने, घसीटने, चलने जैसी धीमी आवाजें आने लगी। हलचल, मगर वो भी मौत जैसी खामोशी से भरी हुई। अब स्टेशन पर सब कुछ था। यात्री, चाय वाले, खोमचे वाले, वो सारे जीव जो आमतौर पर किसी भी स्टेशन पर होते हैं, मगर उनमें कुछ बेहद अजीब था। उन्हें देखकर सिया को राहत के बजाय और भी ज्यादा डर लगने लगा। वो डर से कांपते हुए एक किनारे रखे कार्डबोर्ड के बक्सों के पीछे छिप गई। उस कंपकंपाती ठंड में भी पसीने से पूरी तरबतर हो चुकी थी। उसे डर था कहीं उसकी तेज धड़कनों की आवाज उन प्रेत जैसे आकृतियों तक न पहुंच जाए। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और चुपचाप सिसकने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि ये स्टेशन अचानक जिन लोगों से भर गया था, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। कुछ देर बाद उसने खुद को थोड़ा संभाला और सोचने लगी, कैसे निकले यहां से? स्टेशन का दरवाजा तो बंद था, तो भाग भी नहीं सकती। एक ही उपाय था, किसी तरह पटरियों तक पहुंचकर स्टेशन से बाहर निकल जाना। शायद वहां से रास्ता मिल जाए। ये सोचकर उसने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से सर बाहर निकाला और उसका दिल बैठ गया। उसे याद आया कि मोबाइल अभी भी पास ही जमीन पर पड़ा था, वही जो घड़ी की आवाज से चौंकने पर गिरा था। और तभी वो फोन बज उठा। उस पर इनकमिंग कॉल थी। उस वीरान स्टेशन में उसकी रिंगटोन गूंज उठी। सिया डर के मारे पसीने पसीने हो गई, क्योंकि फोन उससे बस कुछ ही फीट की दूरी पर था। फोन की आवाज सुनकर स्टेशन पर मौजूद वो सब छायाएं रुक गईं। अब वो धीरे धीरे फोन की तरफ घूमने लगी और फिर एक एक करके सिया की ओर। अब उनका लक्ष्य मोबाइल नहीं, बल्कि वही लड़की बन चुकी थी जो अब तक छिपी हुई थी। वो सभी अब उसकी तरफ धीरे धीरे बेआवाज बढ़ने लगे। सिया डर के मारे पीछे खिसकी, मगर अब पीछे दीवार थी। वो चाहती थी कि काश उसी में समा जाए। तभी उन लोगों में से एक उसकी ओर बढ़ा और पास ही जलती बत्ती की रोशनी उस पर पड़ी। सिया ने पहली बार उनमें से किसी को पूरी रोशनी में देखा और चीख पड़ी। उसका हुलिया इतना भयानक था कि उसे देखकर कोई भी चीख उठे। उसके शरीर पर फटे जले चितड़ों के अवशेष थे। शरीर का कुछ हिस्सा जला हुआ था, कुछ हिस्सों से हड्डियां बाहर झांक रही थीं। सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें पूरी सफेद, जैसे मकड़ियों के जाले लगे हों। फिर सिया ने बाकी सबको भी देखा। सभी का यही हाल था। हे भगवान, ये तो मुर्दे हैं, चलते हुए मुर्दे। ये भूत है। अब क्या करे वो? तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। ट्रेन आ रही थी। शोर के साथ ट्रेन स्टेशन पर रुकी और सिया की जान में जान आई। कोई ट्रेन तो आई, अब लोग उतरेंगे, कोई तो मेरी मदद करेगा। धुंध में तैरते वो सभी प्रेत जैसे आकृतियां अब उस ट्रेन की ओर देखने लगी और वहीं स्थिर हो गईं। तभी सिया को कुछ खटका। कुछ नहीं, पूरी ट्रेन ही अजीब थी, बहुत ही अलग, बहुत ही पुरानी। वो ट्रेन तो जैसे पुराने जमाने की भाप इंजन वाली ट्रेन थी, जैसी उसने सिर्फ फिल्मों में देखी थी। क्या आज भी ऐसी ट्रेनें चलती है? वो सोचने लगी। लेकिन उस ट्रेन की हालत जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। डिब्बे जले से, पेट उखड़ा हुआ, खिड़कियां टूटी हुई, सब कुछ जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। सिया मदद के लिए आवाज देना चाहती थी, पर तय नहीं कर पा रही थी।
ये ट्रेन मदद है या और मुसीबत? और तभी ट्रेन का एक डिब्बा धीरे से खुला और उसमें से मुसाफिर उतरने लगे। मगर ये मुसाफिर तो वही मुर्दे थे, वही चलती फिरती लाशें, जैसे प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद थी। अब वो भी धीरे धीरे चलकर उन्हीं में शामिल होने लगे। सिया की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब वो पूरी तरह घिर चुकी थी। चारों तरफ वही बर्फ सी सफेद जालीदार आंखें, वही धीमी बेआवाज हरकतें। घेरा छोटा होता जा रहा था और सिया इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी, बचने की कोशिश तक नहीं कर रही थी। जैसे शरीर ने आत्मसमर्पण कर दिया हो। वो मुर्दे अब बहुत करीब आ चुके थे। तभी उसके कानों में एक गूंज उठी, सुधा आंटी की वो आवाज जो ट्रेन में मिली थी। बेटा, उस स्टेशन पर रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी जाता है वो लौट कर कभी नहीं आता। 1 महीने पहले एक शहर का कॉलेज कैंपस, लड़कियां एक गोल घेरा बनाकर खड़ी थी। बातचीत, हंसी मजाक, ठहाकों की आवाजें गूंज रही थी। बहुत सी जरूरी बातें हो रही थी। किसका अफेयर किससे चल रहा है, किस प्रोफेसर की विग गायब थी, कौन सी मूवी में हीरो ने शर्ट उतारी। अरे सना, इधर आ, गोल घेरे की लीडर सी एक लड़की ने पुकारा। वो लंबी, सांवली और बेहद नफीस नैन नक्श वाली लड़की थी। नाम था दिया। ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? दिया ने हैरानी से पूछा। मत पूछ दीदी, अब तो आदत डाल लो इन सब की, सना ने कड़वाहट से कहा। उसकी आंखें लाल थी जैसे अभी रोई हो। क्या मतलब? वही लफंगे और क्या? कॉलेज में शिकायत करो तो बोलते हैं कैंपस के बाहर की जिम्मेदारी नहीं। पुलिस वाले भी मुंह फेर लेते हैं। घर बताओ तो मुझे ही बैठा लेंगे, कॉलेज आना बंद हो जाएगा। दिया और उसकी बाकी सहेलियां हैरानी से उसे देखती रह गईं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। वो रास्ता जो कॉलेज तक जाता था, वहां हर दिन एक लफंगे गैंग जमा होता था, जो फप्तियां कसते, छेड़ते, दुपट्टा खींचते, यहां तक कि उन पर पान तक थूक देते। पुलिस में कई बार शिकायत हुई, कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ लड़के स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता कहलाते थे। आज भी सना का दुपट्टा खींचा गया था और अपमान का घूंट पीकर वो कॉलेज पहुंच गई। दिया दीदी, और बुरा क्या हुआ पता है? वहां दीपक भी था। सना की आवाज भर्रा गई। दीपक? कॉलेज का ही लड़का, मगर मन और सोच से लफंगा। दिया गहरी सोच में डूब गई। क्लासरूम लेक्चर जारी था। दिया ने अपनी बाईं ओर देखा। दीवार से सटी बेंच पर दीपक बैठा था, नाक में उंगली घुमाते हुए, ऊबता हुआ, अपने आसपास घूरता हुआ। तभी उसकी नजर दिया से टकराई। दिया मुस्कुरा दी, एक हल्की लेकिन दिलफेक मुस्कान। दीपक चौंका। कई पल तक पलकें झपकाता रहा। उसे खुद पर शक हो रहा था। दिया मुझे देख रही है और मुस्कुरा रही है? फिर वो भी मुस्कुरा दिया। उसके पीले गुटखे से रंगे दांत बाहर निकल आए। दिया अब फिर से सामने देखने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीपक ने कई बार उसकी तरफ देखा, पर अब वो शांत बैठी रही। वो निराश हो गया, पर अगले ही पल उसकी टेबल पर कुछ गिरा। एक मुड़ा कुचड़ा कागज का टुकड़ा। दीपक ने उठाया और खोला। अंदर लिखा था, तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रात 11 बजे। ये किसने फेंका? दीपक ने सोचा और चारों तरफ देखने लगा। उसे दिया दिखी, वही धीमी मुस्कान, वही आंखों का इशारा। दीपक को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। दिया उसे मिलने बुला रही थी, वो भी रात में, अकेले। वो अंदर ही अंदर फूलने लगा, जैसे गुब्बारा हो जिसमें हवा कम नहीं हो रही हो। रात, हॉस्टल के पीछे घड़ी में 11 बजे थे। दीपक हर थोड़ी देर में खिड़की से झांकता, फिर लौटता, फिर झांकता। तभी एक सीटी सुनाई दी। उसने फिर देखा। दिया बाहर खड़ी थी और वही दिलकश मुस्कान उसके चेहरे पर थी। दीपक तो जैसे 7वें आसमान पर था। ये मजाक नहीं, वो सचमुच आई है मिलने। उसने खुद को खिड़की से कूदने से रोका, फिर भागा और अपनी सस्ती परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर उड़ेल दी। भागता हुआ नीचे पहुंचा, पर दिया अब वहां नहीं थी। दिया, ओ दिया, कहाँ गई तुम? अरे झाड़ियों के पीछे हो क्या? दीपक झाड़ियों की तरफ बढ़ा। ए दिया, अरे काहे शर्मा रही हो यार, खुद ही तो बुलाया था, वो बोला। तभी पीछे से कोई आया और उसके चेहरे व गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया। दीपक बुरी तरह उल गया।
हाथ पांव तक नहीं हिल पा रहे थे और फिर 4-5 साए प्रकट हुए। उसके बाद हॉकी, लाठियां, सैंडल, थप्पड़, लात, घूसे। अगली सुबह पुलिस स्टेशन दिया थाने में खड़ी थी। उसके बगल में दीपक, जो ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप में टूटी हुई इमारत। इंस्पेक्टर पांडे 50 के करीब, डरपोक और मौका परस्त पुलिसिया। ये कह पाए कि इसने आपको देखा था उस रात? इंस्पेक्टर ने पूछा। इसके कहने से क्या होता है, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ थी। दिया साफ मिकर गई। अरे दीदी, यही भी ई देखिए, चिट्ठी भी मिली है। दीपक ने वो पर्चा इंस्पेक्टर को दिखाया। इंस्पेक्टर ने दिया की तरफ देखा। कमाल करते हो पांडे जी, दिया ने सलमान स्टाइल में कहा। पांडे तो खुश होकर फूल गया। हम ऐसे लगते हैं क्या? लव लेटर इसी चिरकुट को देंगे? दिया ने एक लत पीछे करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं मैडम, पांडे बत्ती सी दिखाते हुए बोला। अरे मगर, दीपक ने फिर कुछ कहना चाहा। चुप। दिया मैडम जैसी लड़कियां ऐसा करती हैं क्या? फिर से ऐसी बकवास कंप्लेन की ना तो सीधा अंदर कर देंगे। पर सर, चल भाग यहां से। बड़ा आया कंप्लेन करने वाला। पांडे झल्ला गया। दीपक पिटे हुए पिल्ले की तरह वहां खड़ा रहा। तभी दिया ने उसे देखकर एक आंख दबा दी। बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, दिया बाहर आई। उसकी सहेलियां सना, पूजा और बाकी लड़कियां बाहर इंतजार कर रही थी। तू ठीक है? कुछ पंगा तो नहीं हुआ? अरे नहीं यार, उस पंख उखड़े मुर्गे के लिए पांडे मुझसे उलझेगा क्या? बाकियों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दीपक जैसों की तो मिट्टी झाड़ ही सकते हैं। वो मुस्कुराई। तभी साली, पीछे से गुस्से से भरी आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दीपक एक बाइक पर बैठा था। तेरे को देख लूंगा मैं, उसने पहले दिया फिर सना पर 1.5 आंख से घूरा, क्योंकि एक आंख अभी भी खुल नहीं रही थी। दफा हो जा, नहीं तो यही पटक के मारूंगी। दिया गुर्राई। दीपक चला तो गया, लेकिन दिया की सहेलियां थोड़ी घबरा गई। कहीं अब ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। ऐसे ही चीज़ों देखने के लिए सुनने के लिए हमेशा हमको सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जब भी ज्वाइन करें तो अपने लिंक इंटरनेट